नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। आईएस के खात्मे के लिए तेज हुआ अभियान। फ्रांस और रूस ने सीरिया पर बरसाए बम। पेरिस हमले के मामले में 9वें संदिग्ध की हुई पहचान। पेरिस हमले के बाद भारत में सुरक्षा एजेंसियां चौकस। गृह मंत्री ने भारत सहित दुनिया के लिए आईएस को बताया खतरा। मुख्यमंत्रियों संग बैठक जल्द। तमिलनाडु में बाढ़ से बिगड़े हालात। सेना, वायुसेना और दमकल के संयुक्त ऑपरेशन में 50,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित बचाए गए। 7 दिनों की बारिश में अब तक 100 से ज्यादा की मौत। असहनशीलता के मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरने की तैयारी। शीतकालीन सत्र में विपक्ष उठाएगा मुद्दा। रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस की अगले हफ्ते बैठक। सामाजिक सौहार्द के बिना इनोवेशन मुमकिन नहीं। उपराष्ट्रपति ने कहा, नए विचारों के लिए शिक्षा और शोध को मिले बढ़ावा। असहिष्णुता के खिलाफ सामाजिक सहमति पर जोर। पेरिस हमले के बाद आईएस के खिलाफ अभियान में अब फ्रांस और रूस ने मिलकर सीरिया में बमबारी की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने आईएस से निर्ममता से बदला लेने की बात कही है। फ्रांस ने भूमध्य सागर में अपना युद्धपोत भी रवाना कर दिया है, जो पहली बार रूस के साथ मिलकर आईएस के खिलाफ अभियान को अंजाम देगा। इस बीच फ्रांस की पुलिस ने पेरिस हमले में शामिल 9वें संदिग्ध आतंकी की पहचान कर लेने का दावा किया है। फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों का सीरिया के रक्का में आईएस ठिकानों पर हमला जारी है। 10 रफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने सीरिया के रक्का आईएस ठिकानों को निशाना बनाकर भारी बमबारी की है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय ने एक कमांड सेंटर और प्रशिक्षण केंद्र को तबाह करने का दावा किया है। फ्रांसीसी हवाई हमलों को अमेरिका के साथ मिलकर अंजाम दिया गया है। इस बीच अमेरिका और फ्रांस ने खुफिया सूचना का आदान प्रदान बढ़ाने का फैसला किया है। पेरिस हमले के बाद संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ओलांद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सीरिया मुद्दे पर सहयोग की अपील की। उन्होंने सीरिया को आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री बताया। ओलांद ने कहा कि उनका देश आईएस को खत्म करके ही दम लेगा। La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste. इधर तुर्की के अंतोलिया में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साफ किया कि आईएस के खिलाफ अमेरिका जमीन पर सेना नहीं उतारेगा। उन्होंने कहा कि सीरिया में आईएस के खिलाफ दूसरे देशों को साथ लेकर रणनीति को अंजाम दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय की ओर से कट्टरता का विरोध किया जाना बेहद जरूरी है। On the military front, our coalition is intensifying our airstrikes, more than 8,000 to date. We're taking out ISIL leaders, commanders, their killers. We've seen that when we have an effective partner on the ground, ISIL can and is pushed back. फ्रांस में आतंकी हमले से जुड़े लोगों की तलाश में 128 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। वहीं शुक्रवार को हुए आतंकी हमले के बाद जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने बड़ी तादाद में लोग उमड़ रहे हैं। मारे गए लोगों की याद में पेरिस में एफएल टावर समेत दूसरी इमारतों को फ्रांसीसी राष्ट्रीय ध्वज के रंग में रोशन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने माना है कि मिस्र में पिछले महीने दुर्घटनाग्रस्त विमान को बम हमले में मार गिराया गया था। पुतिन ने इस हमले का बदला लेने की बात कही है। विमान में यात्रियों और चालक दल सहित कुल 224 लोग सवार थे। इस बीच रूस ने आईएस के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि आईएस को 40 देशों के लोगों से मदद मिल रही है, जिसमें G20 देशों के लोग भी शामिल हैं। पुतिन ने कहा कि उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्राध्यक्षों को इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में आईएस के बढ़ते खतरे से इनकार नहीं किया है। दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने कहा कि देश में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए जल्द ही मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पेरिस आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में आईएस आतंकियों का खतरा बढ़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएस किसी खास देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने भरोसा दिया है कि देश आईएस के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
समझता हूँ कि ये ISIS का खतरा केवल किसी एक देश का खतरा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल एक चैलेंज है और सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करने की जरूरत है और भारत भी इस संबंध में पूरी तरह से सजग है। पेरिस हमले के बाद भारत में सुरक्षा एजेंसियों को और चौकस कर दिया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि कट्टरता की वजह से युवाओं का IS की तरफ आकर्षित होना चिंता का विषय है। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और लोग हैं, वो निगरानी रखें, जरूर रखें, और अगर उनको कुछ ठोस कदम उठाने पड़े डी रेडिकलाइजेशन के लिए, जैसे कि मैं समझ ये मेरे ख्याल से दक्षिण भारत में या और कुछ इलाकों में पुलिस के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने डी रेडिकलाइजेशन के प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। दुनिया भर में पेरिस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लंदन, रोम, वाशिंगटन समेत दुनिया के दूसरे बड़े शहरों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। भारत में सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। हालात को देखते हुए विदेशी दूतावासों की सुरक्षा में भी इजाफा कर दिया गया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष असहनशीलता का मुद्दा जोर शोर से उठाएगा। कांग्रेस इसके संकेत दे दिए हैं। जेडीयू ने भी इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अगले हफ्ते बैठक करके संसद की रणनीति को आखिरी रूप देंगी। बिहार चुनाव में विपक्षी महागठबंधन की जीत के बाद यह संसद का पहला सत्र होगा। असहनशीलता पर कांग्रेस राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी ज्ञापन सौंप चुकी है। संसद का सत्र 26 नवंबर से शुरू हो रहा है। ये इश्यू जवाब दिया है बिहार में, पार्लियामेंट में भी ये इश्यू रेज किया जाएगा। उसके बावजूद लोगों की अदालत तक पहुंचेगा ये विषय। सुधर जाए तो अच्छी बात है, अच्छे दिन देख सकते हैं, नहीं तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। इन आपत्तिजनक बयानों को और असहिष्णु बयानों को लेकर के इस बार हम संसद में जोरदार तरीके से उठाने वाले भी हैं। कांग्रेस ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के राहुल गांधी की नागरिकता पर आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। बीजेपी ने इस मामले में राहुल गांधी से सफाई देने की मांग की है। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आरोप पर कांग्रेस ने 2003 में कंपनी की ओर से जारी इनकॉर्पोरेशन दस्तावेज पेश किए हैं, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता भारतीय दर्ज है। पार्टी ने इसे बीजेपी की अंदरूनी खींचतान की ओर से ध्यान हटाने की कोशिश करार दिया है। देयर इज नथिंग जस्ट टू डिफेम Rahul Gandhi and also Congress party. They wanted to divert the issue because now they are fighting internally. बीजेपी ने इस मामले में राहुल गांधी से सफाई मांगी है। ये भारतीय मूल का विषय है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विषय नहीं है, और इसमें भारत के किसी भी चुने हुए नेता को चाहिए कि वो अपना स्पष्टीकरण पूरी तरीके से दे, क्योंकि ये कानूनी दस्तावेज है और कानूनी दस्तावेजों के कानूनी प्रकरण भी होते हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दावा किया था कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता और लोकसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। कि श्री राहुल गांधी 2003 में एक कंपनी को बनाते हैं इंग्लैंड में। उसमें उन्होंने जरूर लिखा है कि हम भारतीय हैं। वो एड्रेस भी बदल देते हैं और सिटीजनशिप भी बदल देते हैं, दोनों के लिए उन्होंने सूचना देते हैं। इस मामले में ब्रिटेन सरकार के कंपनी मामलों के विभाग कंपनीज हाउस की ओर से सफाई दी गई है, जिसमें कंपनी के रिटर्न्स में राहुल की नागरिकता ब्रिटिश लिखे जाने में टाइपिंग की गलती होने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए कानून मंत्रालय को करीब 3500 सुझाव मिले हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। पीटीआई के मुताबिक अधिकतर सुझाव में लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू से जजों की नियुक्ति कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट आज से इन सुझावों पर सुनवाई शुरू करेगा। इसका मकसद बड़ी अदालतों में जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता लाना है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों से भी सुझाव मांगे थे। तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में बीते एक हफ्ते से जारी भारी बारिश कहर बनकर आई है। राज्य में सेना, वायुसेना और दमकल के संयुक्त ऑपरेशन में अब तक 50,000 लोगों को सुरक्षित बचाकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। बारिश और बाढ़ से मृतकों का आंकड़ा अब 100 के पार हो गया है।
इस बीच दक्षिण में रेलवे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। हफ्ते भर से जारी मूसलाधार बारिश के बाद चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में ऐसे ही हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुसा है तो कई रेलवे स्टेशनों पर रेल लाइनें दिख नहीं रही। पूर्वोत्तर मानसून के प्रभाव से हो रही बारिश से तमिलनाडु के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं। Our house is surrounded with the water. It is mixed with drainage water, but there is no one to clear it. We have complained to the councillor. He has come, just watched it and he went away. सड़कों के साथ ही रेलवे स्टेशनों का भी बुरा हाल है। चेन्नई और आसपास के इलाकों के कई स्टेशनों पर हजारों की तादाद में मुसाफिर फंसे हुए हैं। ट्रेनों में देरी और रद्द होने की वजह से लोग स्टेशन के आसपास शरण लेने को मजबूर हैं। यहाँ से पता किया तो बता रहे ट्रेन है नहीं, पूरा ट्रेन कैंसिल है। कोरोमंडल एक्सप्रेस आना था कल इवनिंग, लेकिन अभी तक वो यहाँ आया नहीं है। काफी लोग यहाँ पे परेशान में। वी आर प्लान्ड गोइंग टू दी तिरुपति फॉर दर्शन। Unfortunately, train has been cancelled, but the railway central government is very poor. बाढ़ पीड़ित इलाकों में सैकड़ों नागरिक फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए सेना और वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर की मदद ले रहे हैं। कांचीपुरम जिले का और बुरा हाल है। कांचीपुरम के मुदिचूर में झीलों और तालाबों से तांबरम इलाके में पानी घुस गया, जिससे शहर के कई हिस्से पानी में डूब गए। खाने के पैकेट और पानी की बोतलें भी गिराई जा रही हैं। एनडीआरएफ की 12 टीमें इन इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी हैं। अभी तक एनडीआरएफ की 12 टीमें वहां डिप्लॉय है और अभी हम लोग रात से एक नई स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि तांबरम जो जगह है जहां पे एक लेक ओवरफ्लो किया है, उसमें काफी फ्लडिंग की सिचुएशन बनी हुई है। वहीं पर हम सारी टीम्स को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और वहीं हम रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बयान जारी कर केंद्र और राज्य सरकार से राहत कार्यों में तेजी लाने की अपील की है। राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होने के बाद मुख्यमंत्री जयललिता ने राहत और पुनर्वास के लिए सोमवार को 500 करोड़ रुपए तुरंत जारी करने का ऐलान किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे की भी घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। चित्तूर और नेल्लूर जिले के कई गांव और आवासीय इलाके बारिश के पानी में डूबे हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव को तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश की वजह बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दाल और प्याज के बाद टमाटर के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। एक महीने में टमाटर की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में 1 किलो टमाटर 62 रुपए किलो मिल रहा है। एक महीने पहले कीमत 41 रुपए थी। वहीं दूसरे शहरों में टमाटर 30 रुपए से 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि जल्द ही नई फसल आएगी और कीमतों में गिरावट शुरू हो जाएगी। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आज उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। इसमें जरूरी चीजों की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई पर भी चर्चा होगी। रेलवे ने न्यूनतम किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करने का ऐलान किया है। यह फैसला 20 नवंबर से लागू होगा। इससे कम दूरी का सफर करने वालों को ज्यादा पैसे देने होंगे। नई दरें गैर उपनगरीय सफर पर लागू होंगी। इससे न्यूनतम किराया प्लेटफॉर्म टिकट के बराबर हो जाएगा। रेलवे के मुताबिक अक्सर लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बजाय किसी स्टेशन का टिकट ले लेते थे। इससे रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ती थी। इसे नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। और आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Wake up to a complete roundup of news from India and abroad. Politics, strategy, business, sports. Keen analysis to kickstart your day. Watch Breakfast News weekdays at 8 a.m. on Rajya Sabha Television. Tales that inspire, stories of social change. A salute to diversity, promoting public discourse.
Events that motivate, inspiring the innovative spirit. Watch Rajya Sabha television documentaries every Friday at 10:30 p.m., Saturday 12:30 p.m. and Sunday at 1 p.m. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि सामाजिक सौहार्द के बिना सामाजिक नवविचार मुमकिन नहीं है। पुणे में सामाजिक नवाचार और सौहार्द पर सेमिनार में उन्होंने कहा कि नए विचारों के लिए उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए लोकतंत्र में सामाजिक विविधता का सम्मान जरूरी है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगलवार को पुणे इंटरनेशनल सेंटर में सामाजिक नवाचार और सौहार्द पर सेमिनार की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए बराबरी का दर्जा, न्याय और सशक्तिकरण जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक नवाचार सीधे तौर से सौहार्द और आजादी से जुड़ा है। स्थिरता और सुरक्षा को भी इससे अलग नहीं किया जा सकता है। Social innovation therefore gets linked to the levels of harmony, freedom, stability and security prevailing in a society. By the same token, its promotion requires an orientation of values, objectives and priorities towards the well-being of all. And to this end, purposeful strengthening and promotion of institutions, policies and practices. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि लोकतंत्र में सामाजिक विविधता का सम्मान जरूरी है। इसके लिए संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। If democracy is not receptive to various identities in a plural society, then it remains only a majoritarian democracy that underprivileges the minorities. It is for this reason that the Indian Constitution has provisions for the protection of minority rights as well as balancing group rights with individual rights. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में सामाजिक नवाचार की लंबी परंपरा रही है, लेकिन वैश्विक सूची में 141 देशों में भारत 81वें स्थान पर है। उन्होंने नवाचार के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा देने से कारोबार में आसानी और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए शोध में निवेश जरूरी है। साथ ही बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। दीप्ति वशिष्ठ, कुणाल, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि भारत में जमीनी स्तर पर असहिष्णुता के कोई संकेत नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर दुबई पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत में जमीनी स्तर पर सार्वजनिक भाईचारे का माहौल है और इस वजह से उन्होंने पहले असहिष्णुता पर बहस को बनावटी करार दिया था। जेटली का मानना है कि ये चर्चा का विषय तब बना जब लोगों ने देश का नाम खराब करने का प्रयास किया। वित्त मंत्री का कहना है कि भारतीय होने के नाते हम सबकी इस मसले को स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है। कन्नड़ साहित्यकार गुलबर्गी हत्याकांड और दादरी की घटना के बाद करीब 75 लोग बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर राष्ट्रीय या साहित्यिक पुरस्कार लौटा चुके हैं। वित्त मंत्री ने पहले भी इस माहौल को बनावटी करार दिया था। सीपीएम ने पश्चिम बंगाल और केरल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में 27 दिसंबर को पार्टी कोलकाता में एक बड़ी रैली करेगी। पार्टी का दावा है कि वहां की ब्रिगेड मैदान में कम से कम 10 लाख लोग जमा होंगे। 27 दिसंबर से ही पार्टी का विशेष अधिवेशन भी शुरू होगा, जिसमें संगठन पर पेश रिपोर्ट और प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल और केरल दोनों जगह फिलहाल सत्ता से बाहर सीपीएम ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में फिर से सत्ता वापसी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। यहां पार्टी 35 साल लगातार सत्ता में रही, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी विधानसभा और उसके बाद के बड़े चुनाव हारती रही। इसके बाद पार्टी का राष्ट्रीय राजनीति में भी कद कम हुआ। Tens of thousands of yatas covering all the 77,000 odd polling booths in the state. So in that sense, the organizational preparation, while holding this plenum, the organizational preparations for the forthcoming assembly elections have also begun. 2011 में केरल में भी सीपीएम बहुत ही करीबी मुकाबले में सत्ता पाने से चूक गई थी। पार्टी के आकलन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह आंतरिक कलह था।
राज्य में हाल के पंचायत चुनाव के नतीजों से पार्टी जोश में है, लेकिन पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी जानते हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता वीएस अच्युतानंदन की भूमिका अहम होगी। वीएस अच्युतानंदन is also doing what he did because he has been a communist for the past 70 years plus. वीएस अच्युतानंदन has never done anything that is not in the particularly such campaigns that is not in the interest of the party. खोए जनाधार को पाने की कवायद में सीपीएम ने 27 दिसंबर से कोलकाता में 4 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया है। इससे पहले पार्टी ने 1978 में विशेष अधिवेशन किया था। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन में गड़बड़ी करने और मनमानी फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों की अब खैर नहीं है। सरकार के मुताबिक कोई भी स्कूल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी तरह की कैपिटेशन फीस लेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। इसमें जुर्माने के साथ 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। दिल्ली सरकार बुधवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में दिल्ली स्कूल एजुकेशन संशोधन बिल पारित करने जा रही है। सरकार के मुताबिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैपिटेशन फीस लेने पर स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें कैपिटेशन फीस का 10 गुना या 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा दोषियों को 3 साल की सजा देने की बात कही गई है। इसके अलावा सरकार अब नो डिटेंशन पॉलिसी यानी 8वीं तक बच्चे को फेल ना करने की पॉलिसी को भी खत्म करने जा रही है। इस संशोधन बिल में प्राइवेट स्कूलों के अकाउंट का वेरिफिकेशन का प्रावधान होगा। रिटायर्ड जज और चार्टर्ड अकाउंटेंट स्कूलों के अकाउंट की जांच करेंगे। सरकार के मुताबिक स्कूलों के अकाउंट्स में अगर गड़बड़ी पाई गई तो समिति के पास दंड के रूप में संबंधित स्कूल की अगले साल की फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा। ईडब्ल्यूएस का एडमिशन सरकार अभी तैयारी कर रही है कि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हो जाए और सारे स्कूल्स का डेटा, जितना भी एडमिशन हो रहा है, किस स्कूल के पास कितनी सीट हैं, कहाँ किसका एडमिशन हुआ, ये सारा कुछ ऑनलाइन हो, सेंट्रलाइज तरीके से हो। इस बिल के मुताबिक निजी स्कूलों को अब फीस और शिक्षकों के वेतन को वेबसाइट पर डालना होगा। सरकार का कहना है कि अब ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए ऑनलाइन लॉटरी के जरिए बच्चों का चुनाव होगा, यानी ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत निजी स्कूल अब सीधे दाखिला नहीं ले सकते। प्राइवेट स्कूल्स में अगर कहीं एजुकेशन एक्ट वायलेट करते हैं या सरकार उनको कुछ कहे जनता के हित में और वो नहीं माने या कोर्ट को डायरेक्शन दे और वो नहीं माने, तो सारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि सरकार के पास में सिर्फ एक ऑप्शन है कि उसकी मान्यता रद्द कर दो। किसी भी स्कूल की मान्यता रद्द करने का मतलब है कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पनिशमेंट देना, उस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को पनिशमेंट देना। दिल्ली स्कूल एजुकेशन संशोधन बिल के अलावा जन लोकपाल बिल भी इस विधानसभा सत्र में पेश किया जा सकता है। इनके अलावा कुछ और अहम बिल भी लाने की बात सरकार कह रही है, लेकिन फिलहाल तो सबकी नजर एजुकेशन बिल पर टिकी है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल का आज शाम 4 बजे दिल्ली स्थित निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका कल लंबी बीमारी के बाद गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक 89 साल के अशोक सिंघल पिछले काफी दिनों से बीमार थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जाहिर किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार बांग्लादेश की मशहूर साड़ियों की धूम है। बनारसी साड़ियों की शौकीन महिलाएं ढाका की जामदारी साड़ियों को खूब पसंद कर रही हैं। यह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का बांग्लादेश पवेलियन। यहाँ पर मटका सिल्क, मुस्लिन सिल्क और कॉटन सिल्क की साड़ियाँ महिलाओं की पहली पसंद बनी हुई हैं। इन साड़ियों की खासियत हाथ से की गई कारीगरी और इनके अनूठे डिजाइन हैं। बांग्लादेश की साड़ियाँ नो डाउट बहुत ही अच्छी हैं और इसमें स्पेशली जो कॉटन और कॉटन मिक्स सिल्क जो है बहुत अच्छा है। काफी वैरायटी है और रेट वाइज भी बहुत सही है। हमने जो अभी जामदानी साड़ी देखी, मुझे बहुत खूबसूरत लगी साड़ीज, क्योंकि अदरवाइज हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो ज्यादा सिल्क साड़ी या कॉटन साड़ीज ही प्रेफर करते हैं। तो ये पहली बार ही हमने इस ट्रेड फेयर में ये वैरायटी देखी है। ये जामदानी साड़ी मुझे तो बहुत ही पसंद है, मैंने पहले भी पहनी हुई है, लेकिन यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अच्छे अच्छे डिजाइन लेके आए हैं ये लोग। ये सिल्क में मुझे ज्यादा शौक है तो मुझे अच्छी लगी। अच्छी है साड़ियाँ, वैरायटी बहुत अच्छी है। ढाकाई जामदानी साड़ी की कीमत 4,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की होती है। जामदानी साड़ी जो वर्ल्ड में चलता है, इसलिए वो इंडिया का बहुत डिमांड है
ये हमारा ट्रेडिशनल चीज है, ये हम बहुत लेके आया, बहुत कस्टमर भी ले रहा है, इसलिए हम लोग को ज्यादा जामदानी साड़ी लेके आया। एग्जीबिशन है ना, इधर हम लोग 5-7 सालों से पहले से आ रहा है, तो वो हमारा ये जामदानी, ढाकाई जामदानी बोलता है उसको, तो ये वर्ल्ड वाइड में हमारा बांग्लादेश में होता है और हमारा इलाका में होता है। बांग्लादेश को इस व्यापार मेले में फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया है, लिहाजा बांग्लादेश की बनी साड़ियों के 40 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। बिहार समेत देश भर में आज धूमधाम के साथ छठ पर्व मनाया जा रहा है। व्रतियों ने उगते सूरज की उपासना करके अर्घ दिया। नदियों और तालाबों के किनारे माहौल पूरा भक्तिमय था। घाटों को पारंपरिक तौर पर सजाया गया है। पटना में गंगा के घाटों पर माहौल देखते ही बन रहा है। इसी शाम अस्ताचल सूर्य को अर्घ दिया गया था। रविवार को नहाए खाए के साथ पर्व की शुरुआत हुई थी। छठ को बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक उत्सव माना जाता है। हालांकि दिल्ली, मुंबई समेत दूसरे शहरों में भी प्रवासी धूमधाम से ये पर्व मनाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। आईएस के खात्मे के लिए तेज हुआ अभियान। फ्रांस और रूस ने सीरिया पर बरसाए बम। पेरिस हमले के मामले में 9वें संदिग्ध की हुई पहचान। पेरिस हमले के बाद भारत में सुरक्षा एजेंसियां चौकस। गृह मंत्री ने भारत सहित दुनिया के लिए आईएस को बताया बड़ा खतरा। मुख्यमंत्रियों संग बैठक जल्द। तमिलनाडु में बाढ़ से बिगड़े हालात। सेना, वायुसेना और दमकल के संयुक्त ऑपरेशन में 50,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित बचाए गए। 7 दिनों की बारिश में अब तक 100 से ज्यादा की मौत। असहनशीलता के मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरने की तैयारी। शीतकालीन सत्र में विपक्ष उठाएगा मुद्दा। रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस की अगले हफ्ते बैठक। सामाजिक सौहार्द के बिना इनोवेशन मुमकिन नहीं। उपराष्ट्रपति ने कहा, नए विचारों के लिए शिक्षा और शोध को मिले बढ़ावा। असहिष्णुता के खिलाफ सामाजिक सहमति पर जोर।